हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव एकेडमी कासगंज एंड एकलव पीसीएस। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही है लेखपाल के लिए जीएस और ग्रामीण प्रवेश के क्वेश्चंस की, उनकी आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैंने आज बाल कटवाए हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ हेयर स्टाइल कैसी है मेरी, ठीक ठाक है कि नहीं, अच्छे बाल कटे हैं कि नहीं कटे। चले तो शुरू करते हैं फाइनली हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, मनरेगा। मनरेगा की स्टार्टिंग कहां से हुई है ये आपसे पूछ रहा है। बेसिक सवाल है, अच्छा सवाल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, मनरेगा की अगर हम बात करें साथियों, तो पहले मैं मनरेगा के बारे में आपको बेसिक जानकारी देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मनरेगा की बात की जाए साथियों, तो मनरेगा शुरू हुआ है 2 अक्टूबर 2005 से। उस समय इसका नाम हुआ करता था साथियों नरेगा, ठीक है। उस समय इसका नाम होता था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका उस समय नाम हुआ करता था। बाद में 2009 में, दिसंबर 2009 में इसका नाम चेंज होकर हो गया मनरेगा। बेसिकली इसमें एम और जोड़ दिया। तो अब क्या है, अब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक। अब ये तो हमें दो जानकारी मिली कि मनरेगा और नरेगा क्या है। अब जरा हम देखते हैं ये शुरू कहां से हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसकी स्टार्टिंग हुई है साथियों अनंतपुर से, ठीक है ना। अनंतपुर से स्टार्ट हुआ था 2006 में, और अनंतपुर पड़ता है आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, अंत्योदय योजना कब शुरू की गई है। अंत्योदय योजना खाद्यान्न संबंधी योजना है, जरा देखते हैं इसको। अंत्योदय योजना क्वेश्चन नंबर 52। और क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन है आपके सामने 25 दिसंबर सन 2000, 21 जनवरी 2005, 14 मार्च 2001, 12 नवंबर 2003। और साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 25 दिसंबर वर्ष 2000। 25 दिसंबर वर्ष 2000 में शुरू हुई है अंत्योदय योजना। देखिए ये पुरानी जो योजनाएं हैं, जैसे अंत्योदय योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना है, इनमें बस आपको इनका डेट याद रखना है, बस केवल और केवल डेट, बाकी और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इनमें क्या था क्या नहीं था, ये सब आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है। उस समय जब बनी थी तब रेलिवेंट था। अब बस आपको इतना बताओ कि कब शुरू हुई है, बस इसी से कल्याण हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में शामिल नहीं थे। इंदिरा आवास योजना, अब नाम इंदिरा आवास योजना है तो किससे जुड़ी होगी, ऑब्वियस बात है आवास से जुड़ी होगी। गरीब लोगों को आवास वितरण संबंधी योजना थी। गरीब लोग जो एससी एसटी समुदाय के हैं, ओबीसी समुदाय के हैं, या फिर वे गरीब लोग जिनके पास अपना बीपीएल कार्ड है, उनको घर देने की सरकार की योजना थी ये। ओके, अच्छा अब यहां पर पूछ रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है एससी एसटी, बंधुआ या वृद्ध। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया कि एससी एसटी तो इसमें है ही। तो साथियों इसमें एससी भी थे, एसटी भी थे। जो बंधुआ मजदूर होते हैं, जिन्हें जो है जबरदस्ती पकड़ के काम करने पे लगा दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, आज भी आपको लगता होगा कि आज के टाइम पर कौन बंधुआ मजदूर बनता होगा या कौन बनाता होगा, तो मैं आपको बता दूं आज भी उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो भट्टे होते हैं, भट्टा मतलब जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, वहां पर आप जाके देखिए, आपको बहुत सारे लोग आज भी बंधुआ मजदूरी करते दिखाई दे जाएंगे। भट्टा मालिक उनसे पूरा दिन काम करवाते हैं और बदले में केवल उन्हें खाना देते हैं बस, और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और खाना भी ऐसा नहीं है कि प्लेट में रख के उनके पास आ जाता है, उन्हें बस दे दिया जाता है अनाज, बनाओ खाओ, खुद जैसे करना है करो। उन्हें ना तो रुपया मिलता है और ना ही वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। तो आज के समय में भी ये समस्या है, और है बस समस्या, और काफी गंभीर है। सरकार को जरूर इस पर कुछ करना चाहिए। अच्छा, कौन शामिल नहीं है, अगर हम इसका जवाब देखें तो बूढ़े लोगों के लिए इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देखिए ग्राम स्वरोजगार योजना का अर्थ क्या है। ग्राम स्वरोजगार योजना का अर्थ है ये कि गांव में ही लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाए। आज के समय में गांव से लोग पलायन करते हैं शहरों की तरफ, रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर चले जाते हैं। ये समस्या काफी गंभीर है। आपको लगता होगा इसमें क्या डाउट है, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि लोग चले जाते हैं गांव से शहर, अच्छी बात है, तो अच्छी बात नहीं है।
हमारे इलाके से अगर कोई गांव से शहर में चला जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे उत्तराखंड के वो गांव जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर वो सारे के सारे गांव खाली हो जाएं, और हो गए हैं। अब जैसे क्या होता है कि जो बॉर्डर पर गांव है वहां कोई रोजगार तो है नहीं, जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूं, मैंने खुद ऐसे 2-4 गांव देखे जो बिल्कुल वीरान हो चुके हैं, वो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। अब होता क्या है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो एक प्रकार से सेना के हिस्से हैं, सेना के नाक कान हैं, क्योंकि सेना हर जगह नहीं हो सकती, बीएसएफ हर जगह नहीं हो सकती, आईटीबीपी हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन वो ग्रामीण लोग हो सकते हैं। तो जब कभी भी इस तरीके की बातें होती हैं कि कोई चाइना का सैनिक या चाइना के लोग जो है एंट्री कर जाते हैं, है ना, इलीगल तरीके से इंडिया में, तो वो गांव के लोग ही सेना को इन्फॉर्म करते हैं, बीएसएफ को इन्फॉर्म करते हैं, आईटीबीपी को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर घुसपैठ हुई है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर वो गांव ही खाली हो जाएगा रोजगार की तलाश में, वो गांव वहां से पूरा का पूरा भाग गया शहर में, तो वो क्या, जब गांव खाली हो जाएगा तो हमें खबर देगा कौन। और इस तरह की घटना रिसेंटली हुई भी थी, उत्तराखंड के कुछ सीमावर्ती गांव में चाइनीज लोग घुसे, उन्होंने वहां जो है तोड़फोड़ मचाई और चले गए, कोई देखने वाला ही नहीं था। तो जब कोई देखने वाला है ही नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल अगर मैं इस सवाल की बात करूं कि कितने हिस्सेदारी थी गांव मतलब केंद्र और राज्य की, तो ये थी 75 और 25। 75% सेंट्रल देगा, 25% स्टेट देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी योजनाओं का विलय हुआ था? तो इसे तो आप सीधे सीधे याद कर लो, इसमें 6 योजनाएं, छोटी छोटी 6 योजनाएं थी, जिनको हमने इसी में मर्ज करके शामिल कर दिया और ये जो है चालू हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान उत्तर पूर्व क्षेत्र का मुख्यालय क्या है? तो देखो पहले तो ये उत्तर पूर्व को ये तो आप हटाएंगे, वो कोई मतलब नहीं है इस चीज का, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। आप बस इतना ध्यान रखो कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है, बस इतना याद रखिए। तो साथियों अगर हम देखें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है, तो ये संस्थान आपको मिलता है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई है? ठीक है, ऐसे बोलते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब सवाल है कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है साथियों 2015 से। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी कल या परसों की बात है, हमारे ऑफलाइन बैच में एक लड़की आई, उसका थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा था। हम उसे बोल रहे थे आप सुबह 8 बजे 8:30 वाला बैच लीजिए, लेकिन वो 8:30 बजे आने को तैयार नहीं थी। मैंने बहुत कैजुअली उससे पूछ लिया कि आप सुबह कहाँ बिजी हो? तो उसने मुझे बताया कि सर मैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कंप्यूटर सीखने जाती हूँ। मैंने कितने बजे से कितने बजे तक? कि सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक। मैंने कहा 5 घंटे आप कंप्यूटर सीख रहे हो, ऐसे तो मतलब बहुत विद्वान हो जाओगे आप कंप्यूटर में। बोलिए नहीं सर, केवल कंप्यूटर नहीं सीखते हैं हम वहाँ पर, हमें वहाँ जो है ढोलक बजाना सिखाया जाता है, और हमें जो है बहुत सारी अन्य चीज़ें, सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। मतलब कौशल विकास योजना का अर्थ जो सरकार ने बताया था वो ये कि लोगों को हाथ का कारीगर बना देंगे, हाथ का कारीगर लोग बन जाएंगे, तो सरकारी नौकरी के पीछे ना भाग करके अपना कोई काम शुरू करें लोग। और सरकार आश्चर्यजनक रूप से ढोलक बजाने को भी एक स्किल कंसीडर करती है, मतलब ढोलक बजा करके लोग अपना जीवन बिता सकते हैं, ऐसा सरकार को लगता है। इसीलिए जो है 5-5 घंटे लोगों को ढोलक बजाना और सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। मतलब अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है चलो जो भी है बढ़िया है। फिलहाल 2015 इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कहां से हुई? प्रधानमंत्री जन धन योजना वही है जिसमें जो है 0 बैलेंस पे अकाउंट खोले गए थे, सबको अकाउंट दे देंगे मोदी जी, और लोगों ने खुलवा भी लिए इस उम्मीद में कि आज मोदी जी अकाउंट खुलवा रहे हैं, कल को 15 लाख रुपया भी दे देंगे, तो बस मौज ही मौज है। बट अभी तक तो आया नहीं है 15 लाख रुपया। आएगा तो मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल इसका आंसर है साथियों पानीपत। अगला प्रश्न देखिए, अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? अभ्युदय योजना देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन आपके सामने है। अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो अभ्युदय योजना का संबंध साथियों किससे है? तो अभ्युदय योजना के अंतर्गत साथियों SC ST और OBC वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं उनको फ्री में कोचिंग करवाई जाती है। फ्री में, सरकार उन्हें फ्री में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है, ठीक है ना। इसमें जनरल वाले काउंट नहीं होते हैं, उनको किसी सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार को लगता है। तो SC ST OBC के लिए फ्री में कोचिंग सरकार सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60,
खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? लेखपाल का कोर सवाल है, ग्रामीण प्रवेश का कोर सवाल है। फिलहाल इस सवाल में हो सकता है आप लोग गलती कर जाएं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। जितने लोगों ने आंसर लगाया है लेखपाल, उन सबका गलत है। लेखपाल तैयार नहीं करता है खसरा और खतौनी, याद रहे। खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी है एसडीएम के पास, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, उप जिला अधिकारी के पास इसकी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सीमांत जोत में अधिकतम कितनी भूमि आती है? साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, काफी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है। सीमांत कृषक कौन होते हैं, मध्यम कृषक कौन होते हैं, अर्ध मध्यम कृषक कौन होते हैं? तो इसके लिए एक डेटा है जो मैं आपको दे देता हूं। यहां पर बात कर रहा है सीमांत जोत की, तो चलिए सीमांत जोत की बात कर लेते हैं। सीमांत जोत, साथियों सीमांत जोत में वे किसान सम्मिलित होते हैं जिनके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। अगर कोई किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसे हम सीमांत किसान कहेंगे। इसके बाद छोटा किसान या छोटा कृषक किसे कहा जाएगा? छोटा किसान या छोटा कृषक साथियों उसे कहा जाएगा जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक भूमि है। 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक भूमि है तो आप छोटे किसान। फिर आता है अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान साथियों वो है जिसके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक भूमि है, 2 से लेकर 4। फिर आता है साथियों मध्यम। मध्यम किसान की यदि बात की जाए तो मध्यम किसान वे होते हैं जिनके पास 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक जमीन उपलब्ध है, 4 से लेकर 10 तक। और फिर आते हैं बड़े किसान साथियों जिनके पास 10 हेक्टेयर से प्लस जमीन है, 10 है या 10 से ज्यादा है। तो ये है आपके किसान और उनकी भूमि के आधार पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है ये, पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है। इसको बिल्कुल आप जो है नोट कर लो, हो सकता है ये आ जाए। और कई बार सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में, पीसीएस में, लोअर पीसीएस में जो है पूछा भी जा चुका है। चलिए फिलहाल अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई? तो बहुत ही कोर सवाल है, ऐसे आप सीधे सीधे रट्टा मान लो कि भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब आई। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति आई है साथियों 1983 में, 1983 में आई है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि बहुत सारे जो रोग हैं जैसे पोलियो है, टीबी है, इनको रोकने के लिए कुछ नीतियां बनाई गई और लोगों के स्वास्थ्य पर बल दिया गया। बेसिक पॉइंट है, बस आप इसमें इसका वर्ष ही याद रखिए कि कब से स्टार्ट हुआ है, बाकी और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैंने स्वास्थ्य नीति को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ग्रामीण स्वास्थ्य नीति करके एक वीडियो मिलेगा। उसमें जो पहली स्वास्थ्य नीति है उसके बारे में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है। अगर आप जानना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी आपका मूड है। आगे देखिए, भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह कौन सा है? हिस्ट्री का बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको ये बिल्कुल आना ही चाहिए और बस आना चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें इससे ज्यादा क्या ही बोलूं। देखो सबके बारे में जान लो। मोपला जो विद्रोह है साथियों ये हुआ है 1921 में केरल में, और इसे कहा जाता है मोपला नरसंहार क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे हिंदुओं और मुसलमानों में संहार हुआ था। बहुत बड़े पैमाने हिंदू मुसलमानों में जो है एक तरीके का दंगा हो गया, इसमें काफी सारे हिंदू मारे गए क्योंकि ये जिस क्षेत्र में हुआ था वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, केरल का मालाबार। वहां पर बड़े पैमाने पे ये विद्रोह हुआ और काफी बड़ी संख्या में हिंदुओं को यहाँ पर मारा गया, इसीलिए इसका नाम है मोपला नरसंहार। हालांकि नरसंहार पेपर में नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा मोपला विद्रोह 1921 केरल के मालाबार क्षेत्र में। और केरल के मालाबार क्षेत्र में जो किसान होते हैं उनको कहा जाता है मोपला, तो इसका नाम है मोपला विद्रोह। अच्छा, नील की बात करें साथियों हम, तो नील विद्रोह हुआ है 1858 में बंगाल के क्षेत्र में। जो नील के किसान थे उन्होंने इस विद्रोह को किया
अपने बागान मालिकों के खिलाफ। फिर आता है चंपारण। चंपारण विद्रोह हुआ है साथियों 1917 में, और हम लोग खूब जानते हैं कहां हुआ है ये हुआ है साथियों बिहार में। और ये गांधी जी का पहला विद्रोह था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये गांधी जी का पहला विद्रोह था, मतलब विद्रोह तो नहीं बोलेंगे, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो उन्होंने भारत में आने के बाद 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं और 1917 में करते हैं अपना पहला सफल सत्याग्रह, जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात जानते हैं कि आंदोलन और सत्याग्रह में क्या अंतर होता है। अगर आप में से कोई देख रहा है इस वीडियो को तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आंदोलन और सत्याग्रह में क्या अंतर है। ठीक, और उसके बाद आता है पावना। पावना विद्रोह हुआ है साथियों 1873 से 1876, और ये भी बंगाल में हुआ है। अब जरा इस सवाल का जवाब आप देख लो। किसानों का पहला सफल विद्रोह, सभी सफल हैं, और इसके अनुसार जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सामने है, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखिए, नील विद्रोह का नेता कौन था? अभी जो हमने पढ़ा नील विद्रोह, तो साथियों इसके जो नेता हैं वो दो हैं, फिलहाल यहाँ एक का नाम लिखा है, लेकिन एक तो है ही, एक तो है साथियों दिगंबर विश्वास, और दूसरे भी हैं, हो सकता है अगली बार वो आपको ऑप्शन में मिले, वो हैं विष्णु विश्वास। ठीक है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दोनों ही नेता हैं साथियों नील विद्रोह के, जिसको अभी हमने पढ़ा था, जो बंगाल में हुआ है 1873, मतलब सॉरी आपका ये हुआ है 1858 में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये देखिए है ना ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है मोपला नामक उपन्यास किसने लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, मोपला नामक उपन्यास किसने लिखा है? जरा ऑप्शन देखिए और मुझे इसका आंसर बताइए जल्दी से। ठीक, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अभी हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, उसका कुछ रीजन है, मतलब इन्वर्टर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो मैं समझता हूं आज या कल सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हो सकता है कि कल शाम को हमारी लाइव क्लास हो और हम और आप लाइव मिले। ठीक है, अभी तक मैं एक बार भी लाइव नहीं आया हूं, अभी तक नहीं आया हूं मैं, और बिल्कुल ये पहला अनुभव होगा आप लोगों के साथ लाइव आने का। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। फिलहाल अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कल शाम को 8 बजे मैं आपको लाइव यहाँ पर इस चैनल पर मिलूं। फिलहाल चलिए मोपला उपन्यास की बात करते हैं। तो साथियों मोपला उपन्यास के राइटर हैं वी.डी. सावरकर। ध्यान रखना वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर हैं मोपला उपन्यास के लेखक। वी.डी. सावरकर वही व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में डाल दिया गया था, और जहां पर इन्होंने सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का इतिहास लिखा, और इनकी एक पुस्तक भी है, ठीक है ना, इनकी एक पुस्तक भी है रेवोल्यूशन 1857, यानी 1857 की क्रांति, इस नाम से जो है इस टॉपिक पर इनकी पुस्तक है वी.डी. सावरकर की, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें वी.डी. सावरकर ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर पुकारा है। तो इसका आंसर ये है। अच्छा, इसके अलावा भगवती चरण वोरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जान लो कि भगवती चरण वोरा ने एक बुक लिखी है जो बहुत पेपर में पूछी जाती है, उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, और हिंदी में से कहते हैं बम का दर्शन। बम हथगोला, बम का दर्शन करके इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भगवती चरण वोरा ने। भगवती चरण वोरा साथी हैं किसके? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के। तो ऑब्वियस बात है कि गोली और बम से इनका कोई मतलब गोली और बम से इनका खूब याराना है, दोस्ताना, अक्सर करके गोलीबाजी बमबाजी करते रहते हैं। तो वो गोली और बमबाजी क्यों की जाती है, उसके पीछे इनके लक्ष्य क्या रहते हैं, दर्शन क्या होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वोरा। काफी बढ़िया पुस्तक है, पेपर में कई बार आ चुकी है, आप इसको याद रखना। अच्छा, हरदयाल की बात करें तो गदर पार्टी के संस्थापक हैं साथियों लाला हरदयाल। हम लोग जानते हैं 1914 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक, और खैर ये तो गांधी जी हैं भैया, इनसे तो हम क्या ही बोलें, गांधी जी तो महान हैं, इनको हम पढ़ेंगे किसी दिन। में अगर कभी ऐसा मौका आया तो मैं गांधी जी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि गांधी जी ने क्या क्या किया। तो ये तो बापू हैं, तो इनके बारे में तो हम क्या ही बोले। आगे देखिए, अगला सवाल है ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है? ट्राइफेड, ट्राइफेड, ठीक है, तो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है, जरा इसको देखिए।
ठीक है साथियों, अगर हम ट्राइफेड की बात करें तो ट्राइफेड की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1987 में। ठीक है ना। ट्राइफेड, ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है वो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई है 1987 में। जो जनजातीय उत्पाद होते हैं, जो आदिवासी लोग उत्पाद बना रहे हैं, जो जंगल से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, उनकी मार्केटिंग करता है ये, वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन उनको सेल करता है और उनसे जो पैसा आता है उसे गरीब जनता, जो गरीब आदिवासी हैं उनके कल्याण में लगाता है। तो ये है ट्राइफेड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताया गया है? जनजाति मतलब एसटीज, एसटीज मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कौन कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? तो 2 आर्टिकल हमें बताते हैं फिलहाल, उनमें से एक हमें यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, आप इसको देखिए एक बार। और वो जो जवाब है साथियों वो है 342। ठीक है, ना केवल 342, 341 भी हमें एसटीज के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 341 और 342 दोनों ही हमें जानकारी देते हैं एसटीज के बारे में, जनजातीय समुदायों के बारे में। अच्छा, एसटीज और एससी से जुड़ी एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं। पेपर में जैसे अक्सर करके क्या पूछ लेता है, पेपर में साथियों अक्सर करके एक चीज और पूछ लेता है, जैसे पूछता है कि बताइए लोकसभा में एससी और एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, है ना। तो लोकसभा में जो टोटल सीटें आरक्षित है एससी और एसटी की वो है 131, 131, जिसमें से एससी की हम बात करें तो एससी की सीटें हैं साथियों 84 और एसटी की सीटें हैं 47। ठीक है ना, ये डेटा आप याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि टोटल सीटें कितनी है एससी एसटी की, तो 131, स्पेशल एससी कितनी है तो 84, एसटी कितनी है 47 और टोटल है 131 जो लोकसभा में एससी एसटी के सांसद आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां खोला गया था? भारत का पहला प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन है कानपुर, झांसी, पंतनगर और बांदा। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय साथियों खोला गया था पंतनगर में। जिस समय इसको खोला गया था उस समय उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आज के समय में ये उत्तराखंड में आपको मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई है, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है। देखते हैं कितने लोगों का इसमें सही जवाब आएगा कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? ठीक है, तो देखो चाहे तो पूछ ले संतरा और चाहे पूछ ले आंवला। ठीक, तो संतरे या आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों, ऑप्शन है सहारनपुर, प्रतापगढ़, मुरादाबाद या लखनऊ। इसका साथियों सही जवाब होगा प्रतापगढ़, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास कब से प्रारंभ हुआ है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी कब आई है। ये आपको पता है तो आप इसको कर ले जाओगे फिलहाल। तो औद्योगिक विकास नीति आई है साथियों 1976 में। ठीक है, और इसमें 76 ऑप्शन है नहीं, तो 75 भी इसमें सही माना जा सकता, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, विश्वव्यापी मंदी कब आई? विश्वव्यापी मंदी बहुत ही फेमस सवाल है ये साथियों। ऑप्शन है 1920, 1929, 1940, 1960। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं कि विश्वव्यापी मंदी कब आई। साथियों विश्वव्यापी मंदी आई अक्टूबर 1929 में। कहां से स्टार्ट हुई है साथियों? ये स्टार्ट होती है अमेरिका से। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का शेयर मार्केट धराशायी हो गया, बुरी तरह से कोलैप्स कर गया, गिर गया और इसमें लाखों करोड़ों डॉलर्स की लोगों को हानि हुई और यहां से मंदी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे ये मंदी जो है पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है और इसका मुख्यतः प्रभाव जो है यूरोपियन देशों में ज्यादा देखने को मिला। और यूरोपियन देशों में भी यदि हम देखें तो जर्मनी में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिला है। यही वो समय था जब हिटलर ने इस
आपदा में अवसर को खोजा और लोगों को भड़काया और लोगों को भड़का करके नाजी पार्टी का गठन किया और बाद में जाकर के उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया हिटलर ने। भारत की यदि हम बात करें तो यार भारत तो क्या ही करेगा 1929 में, भारत तो गुलाम था, तो हमारी तो पिलाई वैसे भी हो ही रही थी, हम लोग तो वैसे भी पेले जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, थोड़ा इस मंदी ने भी पेल लिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मतलब ठीक है, मतलब परेशान तो थे ही, थोड़ा और ज्यादा हो गए तो खास फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये मार्केट कोलैप्स किया था यूएसए का, वो दिन था ट्यूसडे का, तो डेट थी आपकी 29 अक्टूबर, और इस दिन जब यूएसए का शेयर मार्केट गिर गया तो दिन था इस समय मंगलवार का, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक ट्यूसडे। इसको बोला जाता है ब्लैक ट्यूसडे। ब्लैक ट्यूसडे की घटना का संबंध किससे है? विश्व की महान आर्थिक मंदी से है, याद रखिएगा, ब्लैक ट्यूसडे पेपर में आ सकता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात जोन है, यानी ऐसे कितने एरियाज हैं जहां से हम जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको निर्यात करते हैं। इसको सीधे सीधे आप रट्टा मान लो, ये है 9, ठीक है, सीधे सीधे 9 है इनकी संख्या, आप इसे याद कर लो बस। अगला सवाल देखिए, देवरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है साथियों? तो देवरी जिस क्षेत्र का लोकगीत है वो पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश का है मूल रूप से देवरी तो, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड और उत्तराखंड ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हिस्सा जो सीमा साझा करता है एमपी के साथ वो है बुंदेलखंड, तो इसका सही जवाब बुंदेलखंड हो जाएगा। आगे देखिए 74, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ऑप्शन है आगरा, कानपुर, लखनऊ या मेरठ। तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो केंद्र है साथियों, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं है, एक्चुअल में वो क्षेत्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो कि आपको मिलेगा मेरठ में, ठीक है, ये इसकी क्षेत्रीय इकाई है। अगर केवल इतना पूछे जैसे उत्तर प्रदेश को अगर यहां से हटा दें, इतना पूछे आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप इसका जवाब देना ये है शिमला में। चलिए, और अंतिम प्रश्न आज के लिए, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहां पर है? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहां पर है साथियों? ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ। तो ये हुआ आज का हमारा सेशन, उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।